नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भी मेवाड़ राज्य का इतिहास। हिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक रहेगा हमें राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे आज, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास, यानी जो मेवाड़ का इतिहास है उसकी हम बात करेंगे। मेवाड़ का इतिहास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, राजस्थान का इतिहास। और इसमें हम करेंगे क्या, मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास पहले आपको पता होना चाहिए भी, मेवाड़ है इसका अर्थ क्या होता है। जैसे मैं बताऊं कि जो हमारा राजस्थान है, तो इस राजस्थान के कुछ पार्ट ऐसे उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, योध्या प्रदेश हो गया। ये कुछ उनके प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं हमें। तो हम सबसे पहले करेंगे मेवाड़। मेवाड़ का अर्थ क्या है? मेवाड़ का अर्थ है मेव या मेव जाति से रक्षित प्रदेश। मेव या मेव जाति से रक्षित प्रदेश, ये मेवाड़ का अर्थ है। अभी मेवाड़ का अर्थ है मेव या मेव जाति से रक्षित प्रदेश, यानी पहले इस मेवाड़ पर किसका अधिकार होता था? इस मेवाड़ पर पहले मेव या मेव जाति का अधिकार होता था, और उसकी अधिकता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? मेवाड़ पड़ा है। मेवाड़ है, इसमें इस पर मतलब किसने शासन किया? मेवाड़ पर शासन किया है गुहिल वंश ने। मेवाड़ में गुहिल वंश ने शासन किया, गुहिल वंश। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लंबा जो राजवंश है वो कौन सा? भी मेवाड़ राजवंश है। विश्व का लंबा राजवंश, विश्व का सबसे लंबा जो राजवंश है वो कौन सा है? मेवाड़ राजवंश है। क्योंकि गुहिल वंश ने एक ही स्थान पर लंबे समय तक शासन किया भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते थे मेवाड़ में। तो मेवाड़ में पहले मैं एकीकरण की बात करूं, तो एकीकरण में इसमें जो एकीकरण से पहले हम बात कर लेते हैं कि मेवाड़ राज्य, मेवाड़ है इसका नाम कैसे पड़ा है? मेवाड़, तो मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसे पड़ा है? पहले तो इसकी सीवी जनपद की बात करूं, यानी पहले जो हिंदुस्तान था ना, वो अनेक जनपदों में बंटा हुआ था, जिसमें राजस्थान में एक जनपद था जिसका नाम था सीवी जनपद। सीवी जनपद, और इस सीवी जनपद, तो इसका जो मेवाड़ राज्य का जो नाम है सीवी जनपद मिलता है ये प्राचीन काल में, ये तो मिलता है महाभारत काल में। महाभारत काल में, यानी महाभारत काल में मेवाड़ का नाम है सीवी जनपद मिलता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि मेर या मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मेदपाट। मेदपाट, या इसी को कहते हैं प्रागवाट। प्रागवाट, मेव या मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव या मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या हो गया? मेदपाट या प्रागवाट हो गया। मेदपाट तो वह संस्कृत भाषा में, और जो प्रागवाट है वो तो है हिंदी भाषा में, ठीक है। हिंदी भाषा में नाम हुआ है। ये मेवाड़ की प्राचीन नाम है भी, ठीक है। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या है? महाभारत काल में सीवी जनपद, और उसके बाद में मेव या मेव जाति की अधिकता के कारण इसका मेदपाट संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में प्रागवाट नाम पड़ा है, और मेदपाट से ही इसका नाम क्या पड़ा है? भी मेवाड़ पड़ा है, यानी मेदपाट से इसका नाम क्या पड़ा है? मेवाड़ पड़ा है, ठीक है। बात करते हैं भी मेवाड़ जो राज्य है, मेवाड़ राज्य। तो मेवाड़ राज्य का पहले हमने बात की कि इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है। इस पर जो प्राचीन नाम है मेवाड़ का वो सीवी जनपद महाभारत काल में है। इसके अलावा इसका जो मेदपाट प्रागवाट नाम पड़ा है वो मेव जाति या मेव जाति की अधिकता के कारण पड़ा है। इसके बाद हमने मेदपाट से ही नाम क्या हुआ? इसका मेवाड़ हुआ है। अब मेवाड़ पर शासन किसने किया है? मेवाड़ में गुहिल वंश ने शासन किया है, गुहिल या सिसोदिया वंश ने। मेवाड़ में किसने शासन किया? भी गुहिल या सिसोदिया वंश ने शासन किया है।
ठीक है। फिर मेवाड़ में एकीकरण के समय कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? मेवाड़ के अंदर जो एकीकरण के समय जो रियासत आया करती थी वो कौन कौन सी? एक तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत है। ये जो 5 रियासत थी ये एकीकरण के समय मेवाड़ में आया करती थी, लेकिन वर्तमान में जो मेवाड़ में जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वर्तमान में एक तो आता है उदयपुर जिला, यानी उदयपुर का आसपास का क्षेत्र ही मेवाड़ होगा ना, तो एक तो उदयपुर जिला आएगा। इसके अलावा राजसमंद के अलावा एक रहता है भीलवाड़ा और एक रहता है चित्तौड़गढ़। ये 4 जिले हैं जो वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेवाड़ राज्य के झंडे की बात। यानी जो मेवाड़ राज्य का जो झंडा है गोइल वंश या सिसोदिया वंश के जो सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। जो मेवाड़ राज्य का झंडा है वो किस तरह है? मेवाड़ राज्य का जो झंडा है वो इस तरह है कि यहाँ पर सूर्य क्या करती है मेवाड़ राज्य के झंडे पर, ठीक है, सूर्य क्या करती है, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और एक तरफ तो वीर सेनापति है जिसका नाम है राणा या पुंजा, जो महाराणा प्रताप के वीर सेनापति जिसका नाम है पुंजा, ठीक है। इसके हाथ में तो क्या है? धनुष, और एक साइड में है जिसका नाम है क्षत्रिय सेनापति। ये क्षत्रिय सेनापति है, तो एक साइड तो वीर सेनापति है, ठीक है, और एक साइड है क्षत्रिय सेनापति है, ठीक है। वीर सेनापति जो महाराणा प्रताप का वीर सेनापति है जिसका नाम है पुंजा, और नीचे मेवाड़ राज्य का जो झंडा है इसके नीचे जो अंकित है वो है जो दृढ़ रखे धर्म की तीही रखे तलवार, यानी जो अपने धर्म को मजबूत रखता है इसी के हाथ में क्या होती है? उसी के हाथ में तलवार होती है, ठीक है। ये मेवाड़ राज्य का झंडा है जो हमें क्या संकेत देता है कि जो मेवाड़ में जो गोइल या सिसोदिया वंश है उन्हें सूर्यवंशी होने का प्रमाण, यानी जो इससे हमें पता चलता है कि मेवाड़ के जो गोइल वंश है वो क्या है? सूर्यवंशी है। ये इस तरह मेवाड़ राज्य का झंडा है। अब जो मेवाड़ की जो राजधानी है उनका क्रम देखते भी, जो मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी रहती है, ठीक है, सेकंड राजधानी कौन सी रहती है, थर्ड राजधानी कौन सी रहती है, तो उसकी बात करते हैं। तो मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी है ना, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी जिसका नाम है नागदा, कौन सी? नागदा, ठीक है, ये तो प्रारंभिक राजधानी रहती है। सेकंड राजधानी रहती है नागदा, वर्तमान में उदयपुर में भी। तो सेकंड राजधानी कौन सी रहती है? सेकंड राजधानी है आहड़, ठीक है, और तीसरी राजधानी कौन सी रहती है? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़, और चौथी राजधानी है उदयपुर। और 5वीं राजधानी है गोगुंदा, और 6ठी राजधानी है कुंभलगढ़, और 7वीं राजधानी है कुंभलगढ़ के बाद में चावड़, 1585 में महाराणा प्रताप बनाता जो, और 8वीं राजधानी फिर चित्तौड़गढ़, और 9वीं राजधानी जिसका नाम है उदयपुर, ठीक है। तो फिर नागदा है, ये नागदा राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा राव ने बनाई थी। नागदा है भी राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा राव ने बनाई थी। और आहड़ किसने बनाई थी? आहड़ जो राजधानी मेवाड़ की आहड़ राजधानी है, ये दूसरी राजधानी है, ये बनाई थी किसने? ऐसे आहड़, ऐसे अल्लट ने बनाई थी। राजा अल्लट ने। और चित्तौड़गढ़ बनाई थी जेतर सिंह ने। इल्तुतमिश जब आक्रमण करता है 1227 ईस्वी को,
तब वो पराजित हो जाता है किस युद्ध में, पुताला के युद्ध में। तो इल्तुतमिश जाते समय किसको नष्ट कर देता है, नागदा को नष्ट कर देता है। तो जयद्रथ सिंह नई राजधानी बना लेता है, किसको, चित्तौड़गढ़ को। उदयपुर राजधानी किसने बनाई थी, महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी, महाराणा उदय सिंह ने। कब बनाई थी, 1559 ईस्वी को, 1559 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी। उदयपुर की स्थापना कब हुई अभी, 1559 ईस्वी को। तो फिर जोधपुर की स्थापना कब हुई है, जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी को हुई है। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी को हुई है, बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी को, और 1459 जोधपुर की स्थापना। ठीक है, तो गोकुंदा की राजधानी किसने बनाई थी, महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी। और कुंभलगढ़ राजधानी किसकी रहती है, महाराणा प्रताप की रहती है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी, कुंभलगढ़ और चावड़, कुंभलगढ़ और चावड़। और चित्तौड़गढ़ बनाते हैं महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र कौन, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट बनाते हैं। उदयपुर राजधानी बनाते हैं कौन, उदयपुर जो राजधानी है ये बनाई थी महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा भीम सिंह ने ये राजधानी बनाई थी। ये राजधानी का क्रम है, पहली राजधानी यानी मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी है, नागदा है, नागदा किसने बनाई थी, बप्पा राव ने बनाई थी। और दूसरी राजधानी आहड़, आहड़ किसने बनाई थी, ऐसे आहड़, ऐसे अल्लट ने बनाई थी। ठीक है, और तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ रहती है जो किसने बनाई थी, जयद्रथ सिंह ने बनाई थी। ठीक है, और चौथी राजधानी उदयपुर रहती है जो किसने बनाई थी, उदय सिंह ने। और पांचवी राजधानी गोगुंदा जो उदय सिंह की राजधानी है। कुंभलगढ़ राजधानी महाराणा प्रताप सिंह की है, कौन सी, एक तो कुंभलगढ़, एक चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ फिर राजधानी, सॉरी कुंभलगढ़ और चावड़ है, और चित्तौड़गढ़ राजधानी महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने। फिर अंतिम जो राजधानी रहती है किसकी, महाराणा भीम सिंह की, उदयपुर। अब करते हैं जो गोहिल या सिसोदिया वंश के जो कुल देवता है और इष्ट देवता है उनकी बात करते हैं। तो मेवाड़ के गोहिल वंश या सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के कुल देवता कौन है अभी, तो एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश के कुल देवता है। और इनके जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां है, कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इनके मंदिर का निर्माण बप्पा राव ने करवाया था, बप्पा राव ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया है, बप्पा राव ने। ठीक है, और मेवाड़ के गोहिल वंश की जो कुल देवी है वो कौन है, कुल देवी की बात करूं तो कुल देवी है बाण माता, बाण माता। और बाण माता का मंदिर है, कहां है बाण माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के जो मेवाड़ के गोहिल वंश या सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। और मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश के जो आराध्य देवता है कौन, आराध्य देवता कौन है भी आराध्य देवता, तो चार भुजानाथ, चार भुजानाथ जी, चार भुजानाथ जी, चार भुजानाथ जी। इनका मंदिर है गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर, और गढ़बोर का भी राजसमंद में, गढ़बोर राजसमंद में चार भुजानाथ जी। आराध्य देव का कौन है, आराध्य देव या इष्ट देव एक ही बात है, आराध्य देव या इष्ट देव एक ही बात है। तो मेवाड़ के गोहिल वंश की जो आराध्य देवी कौन है, आराध्य या इष्ट देवी, तो चार भुजा देवी, चार भुजा देवी है। ठीक है, चार भुजा देवी है, इनका जो मंदिर है वो क्या है, चार भुजा देवी मंदिर है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी का भी राजसमंद, चार भुजा देवी जो मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश की इष्ट या आराध्य देवी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मेवाड़ के जो गोहिल वंश या सिसोदिया वंश है इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है, तो उनकी बात करते हैं। यानी जो अबुल फजल है वो क्या कहता है कि कौन सी संतान मानता है गोहिल या सिसोदिया वंश को, यानी इनकी जो उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जैसे अबुल फजल के अनुसार, पहले
गुहिल वंश की या सिसोदिया वंश की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। जैसे अबुल फजल वो क्या मानता है, अबुल फजल के अनुसार यानी अबुल फजल क्या मानता है, ये मानता है कि जो एक ईरानी शासक था जिसका नाम था नौसेका आदिल, यानी ईरानी शासक नौसेका आदिल की संतान मानता है। अबुल फजल कहता है कि ये जो गुहिल या सिसोदिया वंश है ना, इनकी उत्पत्ति हुई है ईरानी शासक नौसेका आदिल की संतान, नौसेका आदिल की संतान मानता है, ठीक है। और मोहड़ोत नैन्सी व गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, मोहड़ोत नैन्सी वह गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये क्या कहते हैं भी, ये कहते हैं कि जो गुहिल या सिसोदिया वंश है वो क्या है, सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी। गुहिल या सिसोदिया वंश, इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण एक तो हमें मेवाड़ राज्य के झंडे से भी मिलता है, एक मोहम्मद नैन्सी और गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी कहते हैं कि जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है वो क्या है, सूर्यवंशी है, ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर यानी गोपीनाथ शर्मा, आप क्या है, आप ब्राह्मण है तो दूसरों को क्या बताएगा, ये ब्राह्मण ही बताएगा ना। तो गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर के अनुसार ये नागर जाति के ब्राह्मण है, यानी गोपीनाथ शर्मा कहता है कि ये नागर जाति के ब्राह्मण है। कौन, गुहिल या सिसोदिया वंश। कर्नल जेम्स टोड क्या मानता है भी, कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी है तो दूसरों को क्या बताएगा, विदेशी बताएगा, यानी गुहिल या सिसोदिया वंश को क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। वी.ए. सिमत के अनुसार ये हुणों की संतान है। ये कौन कहता है, हुणों की संतान। वी.ए. सिमत के अनुसार ये हुणों की संतान है। ये कुछ अलग अलग मत है गुहिल या सिसोदिया वंश की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। और वैसे तो जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है ना, वो अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते हैं, यानी अपने आप को क्या कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं। वैसे ये मेवाड़ के जो गुहिल वंश है वे एक लिंग राज्य उनके दीवार है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि गुहिलोत या गुहिल वंश है तो उनके जो इतिहास की जो शुरुआत से बात करते हैं कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये तो इनके इतिहासकारों के अनुसार है, अलग अलग मत। ये इंपॉर्टेंट अभी अबुल फजल के अनुसार ईरानी शासक नौसेका आदिल की संतान है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा मोहम्मद नैन्सी क्या मानते हैं, इनको सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अभी मोहम्मद नैन्सी और गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा, आप ब्राह्मण है तो दूसरों को ब्राह्मण ही बताएगा। कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी है तो दूसरों को विदेशी ही बताएगा। वी.ए. सिमत के अनुसार हुणों की संतान है, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश की। गुहिल वंश या इसी को कह देते हैं गुहिलोत वंश, ठीक है। तो गुहिल या गुहिलोत वंश की बात करते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था विवस्वान, और विवस्वान है ना, इसकी कहते हैं उत्पत्ति है वो सूर्य से मानी जाती है, उत्पत्ति इसकी सूर्य से मानी जाती है, ठीक है। तो इन्हीं के कई वीडियो बाद जन्म होता है किसका, भगवान दशरथ का जन्म होता है। और दशरथ के पुत्र कौन, भगवान राम, और राम के दो पुत्र कौन, लव और
कुश। लव और कुश दो पुत्र, और कुश का 108वां वंशज कौन? विजय भूप। और यहां तक जो राजधानी रहती है ना, वो तो रहती है कौन सी? अयोध्या। यानी इनकी जो राजधानी रहती है वो तो रहती है अयोध्या। तो विजय भूप है ना, ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है और किसको बनाता है? वल्लभी नगर को बनाता है। जैसे मैं बताऊं कि ये इंडिया है, और इंडिया में यहां पर अयोध्या राजधानी रहती है, ठीक है। अयोध्या के बाद ये जो विजय भूप होता है ना, ये अयोध्या है, और अयोध्या के बाद ये जो विजय भूप है ना, ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है कहा? वल्लभी नगर। और वल्लभी नगर जो क्षेत्र है वो कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। वल्लभी नगर गुजरात को राजधानी बना लेता है। और जब विजय भूप की मृत्यु के बाद जो अगला जो उत्तराधिकारी बनता है ना, वो कौन बनता है? शिलादित्य बनता है। कौन बनता है? शिलादित्य। यानी अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? शिलादित्य बनेगा, ठीक है। यानी विजय भूप अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहा ले आता है? वल्लभी नगर गुजरात ले आता है। और वल्लभी नगर गुजरात का शासक कौन बन गया? अभी तो विजय भूप है, और विजय भूप के बाद में जो विजय भूप का उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? शिलादित्य बनेगा। और शिलादित्य है, इसकी जो शादी कहते हैं कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी कौन? पुष्पावती। कहां की राजकुमारी है ये? आबू के परमार वंश की राजकुमारी, ठीक है। पुष्पावती के साथ इन शिलादित्य का क्या हो गया? अभी विवाह हो गया, ठीक है। शिलादित्य का विवाह है। कहते हैं कि इनकी पुत्रियां थी, ठीक है, पुत्रियां थी। तो जब पुष्पावती है, वो पुत्र की मदद के लिए ये कहा जाती है अभी आबू में एक मंदिर है अपूर्वा देवी का, ठीक है, सिरोही में जो अपूर्वा देवी का मंदिर है, तो वहां चली जाती है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं आपको, ये नोट कर लेना। शिलादित्य का विवाह कहां हुआ? आबू में। आबू के परमार वंश की राजकुमारी कौन? पुष्पावती। और आबू में एक मंदिर है अपूर्वा देवी के मंदिर में ये चली जाती है। किसकी मदद के लिए? पुत्र की मनौती के लिए। पुत्र की मनौती के लिए कहां चली जाती है? सिरोही में चली जाती है, अपूर्वा देवी के मंदिर में। पीछे से अरबों ने आक्रमण कर दिया शिलादित्य पर, इस वल्लभी नगर पर आक्रमण कर दिया। किसका? अरब आक्रमणकारी, यानी अरब आक्रमण जो कार्य होते हैं, अरब आक्रमणकारियों ने क्या कर दिया? अभी आक्रमण कर दिया किस पर? वल्लभी नगर गुजरात पर। कहते हैं कि इसके जो यहाँ का शासक शिलादित्य क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, और इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। फिर पुष्पावती को पता चलता है कि शिलादित्य की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो फिर पुष्पावती, देखो जो राजपूत है, इसमें 3 प्रथा प्रचलित थी। राजपूतों में 3 प्रथा प्रचलित थी। कौन कौन सी? जब पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को क्या होना पड़ता था? सती होना पड़ता था, ठीक है। और जब पत्नी गर्भवती हो तो वो सती नहीं हो सकती थी। और जब पति की मृत्यु हो जाए तो वो अपने पिता के घर नहीं रह सकती, ठीक है। जो पत्नी होती है वो अपने पिता के घर नहीं रह सकती। ये 3 प्रथा प्रचलित थी पहले राजपूतों में, ठीक है। तो अब ये तीनों प्रथा ये किसके साथ देखने को मिलती है? इसी पुष्पावती के साथ बीतती है। कैसे? कि ये गर्भवती थी, पति की मृत्यु हो गई, ठीक है। पति की मृत्यु के बाद ये सती नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती थी, तो अपने पिता के घर नहीं रह सकती है, तो कहां रहेगी? ये आ जाती है आबू और वल्लभी नगर में एक मध्य में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है वीरनगर। वीरनगर की एक ब्राह्मण होती है, ब्राह्मण जिसका नाम होता है कमलावती, यानी वीरनगर की कमलावती ब्राह्मण के पास ये आ जाती है, ठीक है। और यहां पर ये आ जाती है वीरनगर में, और कहते हैं कि जो पुष्पावती है इसकी गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, ठीक है। पुत्र का जन्म होता है कहां होता है? ये कहते हैं कि गुफा में होता है। पुत्र का जन्म होता है गुफा में। गुफा में होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? गोहिल पड़ा। क्या नाम पड़ा? गोहिल पड़ा, क्योंकि गुफा में जन्म होने के कारण उसका नाम पड़ा गोहिल। जब पुत्र के जन्म के बाद
पुष्पावती कहते हैं 10-15 दिन बाद में वो सती हो जाती है। सती होने के बाद इस गुहिल का जो पालन पोषण है वो किसने किया था? पालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया था। कमलावती, ठीक है, कमलावती ब्राह्मण ने किया था। तो वीरनगर की राजकुमारी कमलावती ब्राह्मण ने, ठीक है, ये इसको गुफा में रहती थी, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो गया? गुहिल हो गया। यानी गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अभी गुहिल पड़ा, ठीक है। अब कहते हैं कि जब ये गुहिल बड़ा हो गया था तो कमलावती ने इसको कहा भी कि तुम्हारी जो माता थी वो आबू के परमार वंश की राजकुमारी और तुम्हारा पिता जो कांके बल्लभी नगर के शासक हुआ करते थे और अरबों के आक्रमण के समय तो तुम्हारे पिता है वो मारे गए। यानी सारी कहानी बताते हैं। तो जो गुहिल है वो कहा जाते भी अपने पिता का बदला लेने के लिए पहले तो ये जाएंगे कहा? बल्लभी नगर। वहां पर कहते हैं कि कोई नहीं होता है, तो ये फिर कहां चले जाते हैं? ये मेवाड़ में चले जाते हैं। ये कहां जाएंगे बाद में? मेवाड़ में। और मेवाड़ में किसका अधिकार? मेर जाति, मेर या मेव जाति का अधिकार, ठीक है। गुहिल है वहां जाते हैं मेवाड़ में, वहां पर मेर या मेर जाति की अधिकता थी, उनका अधिकार था, ठीक है। ये भीलों की सहायता मांगते हैं। गुहिल भीलों को कहते हैं कि आप मेरी क्या करो? सहायता करो, और मेरे जो वंशज होंगे वो कभी आपसे कर नहीं लेंगे, ठीक है। भीलों ने सहायता करी और गुहिल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और यहाँ के जो मेर जाति या मेर जाति थी उसको क्या किया? परास्त किया, ठीक है, भीलों की सहायता से गुहिल ने, ठीक है, मेर जाति को परास्त किया और यहाँ पर मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब गुहिल ने जो ये आक्रमण किया था ये कब किया था? ये किया था 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में आक्रमण किया तो ये क्या कहलाएगी? गुहिल वंश के संस्थापक या इन्हीं को बोलते हैं आदि पुरुष, यानी गुहिल वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष। यानी सीधी सी बात करूं तो मैं कि सिंपल बात करते हैं, बल्लभी नगर का शिलादित्य, ठीक है, और आबू के परमार वंश की राजकुमारी कौन? पुष्पावती। यानी जो शिलादित्य का विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? पुष्पावती के साथ हुआ था। इन दोनों की संतान गुहिल कौन? गुहिल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था कब? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में आक्रमण किया तो गुहिल वंश के संस्थापक कहलाए। गुहिल वंश के संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष। और इनकी जो पालनहार मां है वो कौन है? पालनहार मां, तो पालनहार मां कौन रहती है इनकी? कमलावती, ठीक है। ये इतनी सी बात है। तो शिलादित्य और पुष्पावती का जो पुत्र गुहिल, जिसने 566 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, और गुहिल वंश के ये क्या कहलाए? संस्थापक कहलाए, ठीक है, या आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाए। और इनकी जो पालनहार मां है वो कौन रहती है? अभी वीरनगर की कमलावती ब्राह्मण रहती है, ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक वो किसने किया था? अभी गुहिल का जो राज्याभिषेक किया था भील राजा मांडलिक ने अपना अंगूठा चीरकर और अपने खून से ही क्या किया? गुहिल का राज्याभिषेक किया। अब उसके बाद में परंपरा बन गई कि जो मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक कौन करेगा? भीलों के द्वारा, यानी उंदरी या ओगना गांव के भीलों के द्वारा मेवाड़ के शासकों का क्या किया जाएगा? राज्याभिषेक किया जाएगा। ये तब से क्या बन गई? परंपरा बन गई एक, ठीक है। उंदरी गांव का या ओगरा गांव का भील इसका राज्याभिषेक करेगा मेवाड़ के शासकों का, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये इतना हमारा चैप्टर है, ये सिंपल सा है, इतना ये तो सामान्य था, सामान्य मेवाड़ का था। अब उसके बाद में जो शासक बनेंगे उनकी बात करेंगे, जैसे बप्पा रावला आएंगे, ठीक है, फिर अलट आएंगे, फिर जेतर सिंह आएंगे, फिर तेज सिंह आएंगे, तो उनकी बात बाद में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पर नया है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।